अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम है शमाइल राना और मैं लेके आई हूँ आपका अपना चैनल शमाइल राना नोट्स। आज हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 3rd पेज करेंगे। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स। जी, आज जो हमारा 3rd पेज है इसके ऊपर है फर्स्ट नटशेल जो है वो है 67। फॉरगेटिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ओवर लर्निंग। मतलब भूलना जो है उसको किस तरह कम किया जा सकता है ज़्यादा सारी लर्निंग करके, ओवर लर्निंग करके। उसके बाद है 87। व्हाट डू यू व्हेन यू फाइंड टू स्टूडेंट फाइटिंग। अगर आप ये देख रहे हैं कि 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ये एक टीचर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है जी। पनिश बोथ, दोनों को सजा देंगे क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को देनी है। उसके बाद 69 पर टेल अग्रेसिव स्टूडेंट अबाउट देयर बिहेवियर्स। जो जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको अगर उनके बिहेवियर के बारे में रियलाइज करवाना है कि भाई आपको अपनी नेचर को कंट्रोल करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस कि उनको इस गुस्से के, इस अग्रेशन से होने वाले जो नताइज हैं, जो नुकसानदेह नताइज हैं, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके बारे में उनको बताना होगा आपको। फिर है 70 पे हमारे पास क्या ना, टीचर सस्पेंड द स्टूडेंट्स। क्या एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर सकता है, निकाल सकता है? नो, क्योंकि ये प्रिंसिपल का काम होता है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उसके बाद 71। व्हाट इज पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक्स असाइनमेंट। जो बच्चों को घरों पर करने के लिए टेक्स्ट बुक की असाइनमेंट्स दी जाती हैं उनका क्या पर्पस होता है बच्चों की ज़िंदगी में। उनका पर्पस होता है कि बच्चे घर जाकर प्रैक्टिस करें, कि मतलब लर्निंग भी उनकी बरकरार रहे घर जाकर भी। उसके बाद 72। डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। डिफरेंस इन वैल्यू मतलब वैल्यूज जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों की। ये क्या है? ये जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप क्यों है कि अगर हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे बड़ों की वैल्यूज़ को आगे लेकर नहीं चलेंगे तो इसका मतलब है कि बड़े छोटों को नहीं बता रहे, उनके आपस में जो है वो जनरेशन गैप है, जिसकी वजह से बड़ों की और वैल्यूज़ हैं और छोटों की और वैल्यूज़ हैं, जैसे कि रिश्ते निभाए रखना। ठीक है। उसके बाद 73 पे रोड लर्निंग इज सूटेबल फॉर द स्लो लर्नर। रोड लर्निंग होता है रट्टा लगाना, बगैर सोचे समझे याद करना, जिसको हम क्रैमिंग भी कहते हैं। ये उस वक़्त फ़ायदेमंद है, उस वक़्त सूटेबल है जब बच्चा आगे से स्लो लर्नर हो, कि मतलब बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम है तो उसको रोड लर्निंग के थ्रू हम किसी भी एग्ज़ाम में बिठाने के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके बाद 74 पे टीचर हु नोज स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट इज़। वो टीचर जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझता है और उसको हल करता है, उस टीचर्स को क्या करना चाहिए, हमें उसको एप्रिसिएशन देनी चाहिए, उसको एप्रिशिएटेड करना चाहिए कि वो टीचर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ रहा है और फिर उसको हल भी कर रहा है। उसके बाद 75 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग। कौन फादर है रिसर्च ऑन टीचिंग में? रिसर्च पर सबसे पहले किसने काम किया? N.L. गेग। अच्छा, इनका सही नाम जो है वो नैट लीज गेग भी कहते हैं इसको और नथैनियल गेग भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह मैं फादर्स पर बनाऊंगी जो कि एजुकेशन में यूज़ होते हैं। उसके बाद है 76 पर ऑन फर्स्ट डे इन क्लास व्हाट वुड यू डू। ये अब ना तो टीचर का लिखा हुआ है ना स्टूडेंट का लिखा हुआ है कि अगर आप पहले दिन क्लास में जाते हैं तो क्या करना चाहिए आपको। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भी उसको अपना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, अगर वो टीचर है तब भी। उसके बाद है 77 पर इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वीक। अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, कीप योर टीचिंग स्लो गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट्स। तो आप जो पहले से ही एक गाइडलाइंस का सेटअप बना चुके हैं उस गाइडेंस को स्लो कर दें, मतलब अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्लो कर दें, कम कर दें, ताकि जो वीक बच्चे हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी हैं, वो भी आप लोगों की क्लास के साथ सर्वाइव कर सकें। विद सम एक्स्ट्रा मतलब कुछ वक्त के लिए आप बच्चों को जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो लाइक बच्चे हैं, उनको स्लो बच्चों के मुताबिक कम कम काम देना शुरू कर दें, क्योंकि वो स्लो बच्चे हैं, उनको उनके साथ लेकर चलना है। उसके बाद है 78 इफ़ टीचर नॉट एबल टू गेट स्टूडेंट अटेंशन। अगर
टीचर जो है वो पढ़ा रहा है और स्टूडेंट जो है उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे, ही शुड एवेल्युएट, उसको क्या चीज़ एवेल्युएट करनी चाहिए, हिज टीचिंग मेथड, उसको अपने टीचिंग मेथड पर गौर करनी चाहिए कि आया मेरा टीचिंग मेथड जो है वो बच्चों की अटेंशन को गेन कर रहा है या नहीं कर रहा, या बच्चे मेरी टीचिंग स्टाइल्स पे अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर बच्चों की अटेंशन आपके पढ़ाने के बावजूद डाइवर्ट है, वो किसी और तरफ लगे हुए शोर कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे या नॉइस कर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आपको अपने टीचिंग स्टाइल को बेहतर करना होगा। उसके बाद है 79, इफ़ सम स्टूडेंट्स मिसबिहेव, अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मिसबिहेव करते हैं, इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर करेक्टर, आप उनको समझाएं नहीं, आप खुद उनके सामने अमली नमूना पेश करें, अपने बिहेवियर के ज़रिए उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पेज, उस पर है फर्स्ट 80, इफ़ बैक बेंचर मेक्स नॉइस, अगर जो बैक बेंचर्स हैं, जो एंड पे बैठने वाले बच्चे हैं, वो नॉइस कर रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं, मेक देम सिट, उनको क्या करना चाहिए, इन फ्रंट बेंचेस, उनको फ्रंट पर बिठा देना चाहिए। उसके बाद है 81, अ टीचर इज़ द क्लास शुड कीप हिज वॉइस हाई इनफ, एक टीचर की क्लास में आवाज़ हाई इनफ होनी चाहिए कि एंड वाले बच्चे को भी आवाज़ आए और इतना लाउडली भी ना बोले कि जो फर्स्ट पे बैठे फ्रंट बेंचर्स हैं उनको इरिटेटिंग लगे। ठीक है, हाई इनफ का क्या मतलब है कि फर्स्ट वाले बच्चों को भी आवाज़ जो है वो ख़राब ना लगे और एंड वाले बच्चों को भी आवाज़ जाए। ठीक है, मतलब इतना लाउडली ना बोले कि अगले बच्चे परेशान हो जाए, इतना स्लो भी ना बोले कि पिछलों को आवाज़ ही ना जाए। उसके बाद है 82 पे, इफ़ टीचर नॉट एबल टू फॉलो, अगर इफ़ स्टूडेंट्स नॉट एबल टू फॉलो, अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉलो नहीं करते, यू शुड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, अगर बच्चे आपके टीचिंग स्टाइल को नहीं फॉलो कर रहे या उनको किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही, तो आपको क्या करना चाहिए कि उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहिए। ठीक है, फिर है 83 पर, इफ़ स्टूडेंट्स फेल इन एग्जामिनेशन, अगर बच्चे एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट दैम सेल्फ, तो ये बच्चों का अपना कसूर है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। 84 पे हमारे पास, इफ़ टीचर्स अनेबल टू आंसर क्वेश्चंस, अगर टीचर जो है किसी बात का आंसर नहीं दे पाता या उसको फ़ौरन से कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसको आंसर नहीं कर पाता, ही सेज ही विल आंसर्स, उसको चाहिए कि वो कहे कि आफ्टर कंसल्टेशन वो उसको आंसर देगा, मतलब किसी और से पूछेगा या गूगल से सर्च करेगा या किसी बुक से देखेगा या किसी और इंसान से पूछेगा, किसी और टीचर से पूछेगा, उसके बाद मैं आंसर करूँगा, मतलब वो रॉन्ग आंसर ना करे बल्कि ये कहे कि मैं आपको इसका आफ्टर कंसल्टेशन जो है वो जवाब दूंगा। उसके बाद है 85 पे, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन बाय डेवलपिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट इन स्टडी, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन, क्लास में डिसिप्लिन को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को स्टडी में लाकर, और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को किस तरह किया जाता है कि अपना टीचिंग स्टाइल बेहतर करके। उसके बाद 86 पे, आ टीचर इन द क्लास इज़ आ ग्रुप लीडर, एक टीचर जो है वो क्लास में एक ग्रुप लीडर है, ग्रुप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और लीडर क्या है कि वो उसको लीड कर साथ लेकर चले, वही कि इंस्ट्रक्टर ना बने। उसके बाद है 87 जी, उसके बाद है 87, वर्बल गाइडेंस इज़ लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग स्किल्स, मतलब वर्बल क्या होता है, ज़बानी तौर पर रहनुमाई करना कम इफेक्टिव है, कम अमल करती है अगर बच्चों को आपने हुनर सिखाने हों तो, मतलब कोई भी हुनर है, कोई भी स्किल है, आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आप ज़बानी नहीं उनको बता सकते कि इस तरह करना है, बल्कि प्रैक्टिकली जो है वो गाइडेंस देनी चाहिए कि साथ काम करवा के, ज़बानी कलामी नहीं बताने से कोई भी हुनर आता। उसके बाद है 88 पर, इफ़ नॉइस अकर इन लेक्चर, अगर लेक्चर के दौरान शोर हो रहा है, टीचर शुड क्वाइट फॉर अ वाइल, टीचर जो है वो पहले उसको कम करे, ख़त्म करे उस शोर को, वाइल देन गो, फिर वो आगे चले, मतलब फिर वो लेक्चर दे, पहले उस जो शोर हो रहा है उसको देखे कि क्यों हो रहा है और उसको ख़त्म करवाए। उसके बाद 89 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माइंड इट सेल्फ इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन सेड बाय जॉन लॉके। ठीक है, दिमाग जो है
वो इत्तकाई प्रोसेस का एक नतीजा है। इससे क्या मुराद है कि जब एक इंसान जो है वो पहले उसको कुछ भी नहीं पता होता, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है और इतना सीख लेता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को करने से पहले ही दिमाग में उसके एक स्केच बन जाता है कि ये मैं करूँगा तो ये होगा। तो ये किसने कहा था? ये जॉन लॉक ने कहा था और ये एक रियलिस्ट थे। ठीक है। उसके बाद है 90 पे टीवी इज़ बेटर देन रेडियो इन टीचिंग। टीवी जो है वो बेहतर है रेडियो की निस्बत टीचिंग में। क्यों? क्योंकि एज अ बोथ सेंसेस, क्योंकि इसमें दोनों सेंसेस यूज होती हैं। दोनों सेंसेस कौन सी हैं? हेयरिंग एंड विजन, मतलब देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जबकि रेडियो का कंपेयर किया गया टीवी के साथ, तो रेडियो में सिर्फ हम हेयरिंग ही कर सकते हैं। उसके बाद है 91 डिसिप्लिनरी केसेस शुड बी सेंट टू प्रिंसिपल व्हेन अदर मीन्स फेल्ड। डिसिप्लिनरी केसेस मतलब अगर किसी किस्म का स्कूल में डिसिप्लिन का केस हो, कोई मसला बन जाता है, कोई फाइटिंग हो जाती है, कोई भी ऐसा इशू जो किसी भी स्कूल में डिसिप्लिनरी इशू क्रिएट करे, जब सब लोग उस चीज़ को ना कॉप अप कर सके, देन वो प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए। मतलब पहले टीचर्स खुद कोशिश करें, बच्चों को आपस में करना चाहिए, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। अब ये सारे जब फेल हो जाएं तब प्रिंसिपल्स के पास जाना चाहिए। उसके बाद है 92 पे हमारे पास फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द टीचिंग इज नोइंग द स्टूडेंट बैकग्राउंड। मतलब टीचिंग करवाने से पहले बच्चों के बैकग्राउंड का जाना जरूरी है। अब ये बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है कि वो गरीब घर से है, अमीर घर से है, बल्कि बैकग्राउंड से मुराद है कि बच्चे को पहले कितने सा पता है। मतलब आपने टीचिंग करवानी है ना, तो बच्चे को ये देखना है कि आपने बात कहाँ से शुरू करनी है, कितनी बात बच्चों को पता है ऑलरेडी। मतलब बच्चों की लर्निंग के बेस पर बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। उसके बाद 93 पर इफ स्टूडेंट्स गेट अनकॉन्शियस प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड कॉन्टैक्ट नियर बाय डॉक्टर्स। अगर बच्चा जो है अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाता है, पहले उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए और बाद में उसमें नियर बाय डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। उसके बाद है 94 पर करिकुलम इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। करिकुलम जो है वो इंक्लूड करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन को। इनफॉर्मल जिस तरह ये लिटरेसीज के स्कूल हैं और जिस तरह ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इनका भी एक करिकुलम सेट होता है। और फॉर्मल का जो ये हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल जितने भी होते हैं, ये फॉर्मल सेटअप है। मतलब 3 तरह के टीचिंग स्टाइल्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। 2 के लिए करिकुलम यूज़ होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल के लिए कोई करिकुलम नहीं होता। उसके बाद है 95 डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। डायनामिक का मतलब है कि हरकत में सीखना। डायनामिक अप्रोच का मतलब है कि मुतहर्रिक होकर सीखने की जो अप्रोच है टीचिंग में, उसका क्या मतलब है कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बच्चा मुतहर्रिक रहेगा, उसी के ज़रिए ही बच्चे को करवाना पड़ेगा। मतलब आप भी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बच्चों को डायनामिक अप्रोच करवा सकते हैं, क्योंकि डायनामिक अप्रोच का मतलब ही मुतहर्रिक रहकर करवाना है टीचिंग। ठीक है, हरकत में रहकर करवाना। उसके बाद है 96 इफ़ यू टीच नॉर्मल चिल्ड्रन विद ब्लाइंड। अगर आप बच्चों को, नॉर्मल बच्चों के साथ ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिट द ब्लाइंड ऑन द फ्रंट बेंच। तो ब्लाइंड बच्चों को फ्रंट पर बिठाना चाहिए। उसके बाद है 97 पर ट्रू एवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल थ्रू। ट्रू एवेल्युएशन के एवेल्युएशन से क्या मुराद है कि असेसमेंट जो है या नतीजा जो है बच्चों का बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट नतीजा उस वक़्त बच्चों का आ सकता है, उनकी एवेल्युएशन उस वक़्त मुकम्मल हो सकती है जब वो मुकम्मल थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है उनकी एवेल्युएशन करती जाए, मतलब कंटिन्यूसली एवेल्युएशन। ये जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।